नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों का जो लेसन 9वां चल रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयत्न कर लिया था और हम लोगों ने उसके अंतर्गत शुद्ध आंतरिक उत्पादन, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, उसके अंतर्गत समाविष्ट बातें वगैरह मुद्दा देख लिया था। आज जिस मुद्दे को मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस मुद्दे का नाम है प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहली बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय का जो टॉपिक है वो कक्षा 10वीं के अंतर्गत आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मुझे इसके अंतर्गत आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में पर कैपिटल इनकम के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटल इनकम के नाम से जाना जाता है। दूसरा उसकी परिभाषा जो आप लोगों को 10वीं में बताई थी वही फिर भी एक बार परिभाषा टैली कर लीजिएगा कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पुनः एक बार टैली करना हो तो कर लीजिएगा कि भाई देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय अर्थात अंग्रेजी में उसको पर कैपिटल इनकम के नाम से जाना जाता है। 2 मुद्दे आप लोगों के बन जाते हैं, एक परिभाषा का मुद्दा बनेगा और दूसरा जो मुद्दा बनेगा वो इंग्लिश नाम। तीसरा जो मुद्दा आप लोगों को बनाना है उसका सूत्र आप लोगों की किताब के अंतर्गत पेज नंबर 97 पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय को कुल राष्ट्रीय आय बट्टे में कुल जनसंख्या के हिसाब से सूत्र में लिखा जाएगा। चौथा मुद्दा इसकी विशेषता कि प्रति व्यक्ति आय देश के आर्थिक विकास को मापने का व्यवस्थित और उचित मापदंड है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मतलब 4 मुद्दे आप लोगों के बन गए। पहला परिभाषा, दूसरा अंग्रेजी नाम, तीसरा उसका सूत्र, चौथा इसकी विशेषता। इस प्रकार से 4 मुद्दे आप लोग इसमें बना सकते हो। उसके बाद और अगर आपको 5वां मुद्दा बनाना है तो आप लोग इसके अंतर्गत इसकी उदाहरण भी लिख सकते हो। तो देखो उदाहरण आप लोगों को मैंने लिख के आपको बताया हुआ है कि मानो कि कोई भी देश की 1 वर्ष की आय मानो कि 60,000 करोड़ हो और उसकी जनसंख्या 2 करोड़ हो, तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड कर दो तो आपको 30,000 करोड़ जो मिलेगा उसके अंतर्गत आप लोगों को मतलब मुद्दे के हिसाब से लिखना रहेगा। तो इस तरह से आप लोग मतलब पूरे टॉपिक को सरलता से पूरा कर सकोगे। उसी के अंतर्गत आप लोगों के 5 मुद्दे जो बन जाए उसके बाद आप लोगों को अगर राष्ट्रीय आय के बारे में लिखना हो, प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो 8 मुद्दे आप लोग प्रति व्यक्ति आय के बारे में लिख सकते हो। एक, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची हो तो प्रति व्यक्ति आय नीची रहती है।
राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची हो तो प्रति व्यक्ति आय घटती है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या, इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि जब जनसंख्या अधिक हो और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कम हो तो प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी। उसी क्रम के अंतर्गत की बात करूँ तो दूसरा, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय को आप औसत आय के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा मुद्दा, देश में आय का वितरण बदलने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा कि देश में आय का वितरण भले बदले लेकिन प्रति व्यक्ति आय के माप में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहला फिर से एक बार आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी। प्रति व्यक्ति आय औसत आय है। आय का वितरण असमान होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथा, यदि देश में आय की असमानता बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय विकास का सही मापदंड नहीं है, अर्थात देश में आय की असमानता हो तो प्रति व्यक्ति आय को उचित मापदंड नहीं माना जा सकता। पांचवा, देश की प्रगति का सही मापदंड राष्ट्रीय आय नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय है। छठा, यूनेस्को ने भी यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो वैश्विक संस्था है, उन्होंने दो देशों की प्रगति के बीच की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय की जगह पे या तो राष्ट्रीय आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय को भी स्थान दिया है। सातवां, प्रति व्यक्ति आय से दो देशों की सरलता से तुलना भी कर सकते हैं। और आठवां, प्रति व्यक्ति आय से देश के नागरिकों के जीवन स्तर का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय का टॉपिक जब भी आप लोग लिखते हो तो उसके अंतर्गत 5 मुद्दे जो आप लोगों को मैंने ऊपर बताए वो और 8 मुद्दे आप लोगों की किताब के अंतर्गत सामने रखे हुए कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची हो तो प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं हो सकती वगैरह, जो 8 मुद्दे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, वो मुद्दों के आधार पर आप लोगों को मुद्दे तैयार करने रहेंगे और इसी मुद्दे के आधार पर आप लोगों को इसकी टिप्पणी भी तैयार करनी रहती है। इस प्रकार आज केवल एक टॉपिक हम लोगों ने देखा, प्रति व्यक्ति आय। मुझे दूसरा राष्ट्रीय आय का भी टॉपिक आप लोगों को समझाना है, पर जब तक आप लोग प्रति व्यक्ति आय का टॉपिक क्लियर नहीं करोगे तब तक राष्ट्रीय आय को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप लोग फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकोगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।